हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएसटी में चैप्टर नंबर 11 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का एक डिटेल्ड वन शॉट रिविजन वीडियो रहने वाला है, यहाँ पर हम क्विकली अपना पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस चैप्टर में काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब, मार्केटिंग का मतलब उसके फीचर्स, मार्केटिंग के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिलोसफीज आ जाती हैं यहाँ पर, जिसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। और 4 P's यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसमें भी आगे काफ़ी सारा सब कैटेगराइजेशन है। तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के मतलब से। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमारे पास मार्केट में रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको मैनेज करना ही हमारे पास क्या कहलाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो कि फिलोसफी पे बेस्ड है, वो आ जाती है कि जो भी हमारे पास सेटिस्फेक्शन होता है कस्टमर का, वही सबसे पहला बेसिक पर्पस होता है किसी भी बिजनेसमैन के। किसी भी बिजनेसमैन का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि उसको, जो उसके कस्टमर्स है, जो उसके कंज्यूमर्स है, उनको क्या हो जाए? सेटिस्फेक्शन हो जाए। फिर आ जाता है सर कि बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केटिंग सबसे पहली चीज तो यहाँ पर लिखी है, एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास 2 लोग होते हैं, एक तो इंडिविजुअल और एक ग्रुप। वो बेसिकली क्या करते हैं? वो ऑब्टेन करते हैं जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी वांट्स हैं। किस तरीके से करेंगे? क्रिएट करेंगे, ऑफर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास विद अदर्स। ये इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पर जो मार्केटर है, मार्केटर बेसिकली फोकस करता है जितनी भी हमारे पास नीड्स है, जितनी भी हमारे पास वांट्स है, किसकी? कस्टमर की। और उसी तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको सेटिस्फाई कर पाए। ये इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले इसके बाद आ जाता है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला है नीड्स एंड वांट्स, कि जो भी हमारे पास मार्केटिंग है उसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है? वो होता है सेटिस्फेक्शन पे। जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी नीड्स एंड वांट्स है, वो अच्छे से सेटिस्फाई होनी चाहिए। यही उसका मेन फोकस हो जाता है कि एक जो मार्केटर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी जॉब यही है बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि जितनी भी नीड्स एंड वांट्स है हमारे पास, बेसिकली टारगेट कस्टमर्स की, और उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करना ताकि जो उनको सेटिस्फाई कर पाए। फिर है सर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है कि बायर जो हमारे पास होता है वो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट तभी परचेज करेगा जब वो उसको क्या देगी? ग्रेटेस्ट बेनिफिट देगी। जो भी उसके बदले में वो कुछ वैल्यू दे रहा है, मनी दे रहा है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट देगी, वो तभी परचेज करेगा। और जो हमारे पास मार्केटिंग का पर्पस होता है वो जनरेट करना होता है जो भी कस्टमर वैल्यू है प्रॉफिट पे। और जो मार्केटर है वो कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू ऐड करता रहता है प्रोडक्ट पे, कि जो कस्टमर है वो उसका प्रोडक्ट प्रेफर करे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के नहीं। फिर है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास कंप्लीट ऑफर देना किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का। काफ़ी सारे हमारे पास उसमें स्पेसिफाई कर देना, जैसे फीचर्स उसके बहुत सारे होंगे, शेप, साइज, कलर, डिफरेंट चीज़ों में बेसिकली यही ऑफर करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक सेलफोन ऑफर कर रहे हो जिसके हमारे पास क्या होनी चाहिए? गुड मेमोरी भी हो, हमारे पास टेलीविजन व्यूइंग भी हो, इंटरनेट भी उसमें अच्छा चलता हो, कैमरा उसका बहुत अच्छा हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कंट्री के अंदर। और हमारे पास एक गुड मार्केटर होता है, वो क्या ऑफर करता है? वो हमारे पास यही देखता है कि जो भी सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का, वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग माइंड में रखकर ही ये सब चीज़ें चलता है। फिर आ जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस है मार्केटिंग का जहां पर एक्सचेंज होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किसके बदली? मनी के बदली। जो हमारे पास कस्टमर है वो मनी पे करता है और बदले में उसको क्या मिलते हैं? जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है जो कि उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बेसिकली 4 पिलर होते हैं और जो एक्सचेंज है वो एसेंस कहलाया जाता है मार्केटिंग का। और उसके 4 पिलर है। सबसे पहले कि एटलीस्ट 2 पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। सबसे पहला तो बायर होगा सर, फिर एक हमारे पास सेलर होगा। जो दोनों पार्टीज हैं वो बेसिकली हमारे पास फ्री होती है एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए भी, कि भैया आप बाय भी कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। हर एक पार्टी बेसिकली कैपेबल होगी कम्युनिकेशन के लिए और डिलीवर के लिए। अगर दोनों में से हर एक पार्टी का डिजायर होना चाहिए तभी वो डील कर सकते हैं। दोनों पार्टी के पास एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल चीज होती है, जैसे कि हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, जो बेचने वाला है उसके लिए हमारे पास मनी वैल्यूएबल है ना। फिर कुछ आ जाती है सर फिलोसफीज। फिलोसफीज बेसिकली हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से और बेटर तरीके से हमारे पास समझ में आएगी कि हमारे पास 4 फिलोसफी होती है। सबसे पहली है हमारे पास सर प्रोडक्शन, फिर हमारे पास प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। देखो जी, यहाँ पर जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, जो हमारे पास प्रोडक्शन होगा वो हमारे पास स्टार्ट होता है सर फैक्ट्री से। जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो स्टार्ट होता है फैक्ट्री से। सेलिंग, मार्केटिंग, ये तीनों जो स्टार्टिंग के 3 है ना, प्रोडक्ट,
प्रोडक्शन और सेलिंग ये फैक्ट्री से स्टार्ट होते हैं, और जो मार्केट है वो स्टार्ट होता है मार्केट से, और जो सोसाइटल है वो स्टार्ट होता है हमारे पास बेसिकली मार्केट से और सोसाइटी से। फिर आगे चलते हैं, जो फोकस है यहाँ पर जो फोकस रहता है वो रहता है सर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे। यहाँ पर जो फोकस रहेगा वो क्वालिटी पर रहेगा। सेलिंग में फोकस रहेगा कि सेलिंग करो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय हुक और क्रूक किसी भी तरीके से। यहाँ पर मार्केट में रहेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा लेकिन सोसाइटी की देखरेख में। ठीक है जी, समझ में आया। आगे चलते हैं हम प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जो मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, और हमारे पास प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि क्वालिटी बढ़ाना। सेलिंग का मतलब क्या है कि सेलिंग और प्रमोटिंग करना। मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केटिंग टेक्निक्स, और सेलिंग का मतलब भी मार्केटिंग टेक्निक्स होता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कहाँ पर एंड हो जाता है, जब हमें प्रॉफिट होगा ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे। प्रोडक्ट कहाँ पे एंड हो जाता है, जब हमें प्रॉफिट होगा, जब हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे उसको बढ़ा देंगे, उसकी मदद से हमें प्रॉफिट होगा। सेल्स बेसिकली हमारे पास कब एंड होगा, जब हमें प्रॉफिट होगा सेल्स से। मार्केटिंग कब एंड होगा, जब हमें प्रॉफिट होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। और सोसाइटल मार्केटिंग में हमें कब एंड होगा, ये एंड होगा सर हमें जब हमें प्रॉफिट होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन से और सोशल वेलफेयर से। फिर आ जाते हैं सर इसके कुछ फंक्शंस में सबसे पहले है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आ जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटर का क्या, कि गैदर करना, एनालाइज करना जितनी भी हमारे पास मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है कि क्या हमारे पास यहाँ पर नीड्स हो सकती है कस्टमर की, एक इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना कि जितनी भी हमारे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, वो सब देखना और डिसाइड करना कि क्या चीज़ यहाँ पर चल सकती है। जैसे कि हमारे पास जिन एरिया में हमारे पास इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है वहाँ पर जो सेलफोन की मार्केट है वो हमारे पास अच्छी हो जाएगी। अगर हमारे पास रैपिड ग्रोथ है उन सब एरियाज़ में इंटरनेट जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मार्केट भी हमारे पास अच्छी हो जाएगी सेलफोन की, वहाँ पर सेलफोन ज़्यादा अच्छे से बिक सकते हैं। फिर है सर मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास मार्केट के प्लान हैं उनको डेवलप करना ताकि जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाए। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक हमारे पास एलईडी टेलीविजन की हमारे पास मार्केटर है, अभी उसका जो मौजूदा यानी कि करंट शेयर है मार्केट के अंदर वो 10% में डील कर रहा है ना, लेकिन अगर वो चाहता है कि आने वाले कुछ साल में मैं 20% तक ग्रो कर पाऊं, 20% तक मार्केट को कैप्चर कर पाऊं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट हमारे पास प्लान करना पड़ेगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो उसको लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर 20% से अपनी ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले तो सब तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाओ, प्रमोट करना पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स को। तो ये सब बेसिकली मार्केट प्लानिंग के अंदर आ जाता है कि किस तरीके से मैं प्लान करूंगा। फिर है प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना अपने प्रोडक्ट को ताकि वो टारगेट हमारे पास जो कस्टमर है उनको बेसिकली अट्रैक्ट करे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक इंसान ने गाड़ी खरीदने की सोची, अब वो गाड़ी खरीदने जब वो गया तो वो प्राइस और माइलेज के साथ साथ डिज़ाइन भी तो चेक करता है ना कि शेप कैसा है, गाड़ी का स्टाइल कैसा है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। तो डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। यहाँ पर दो चीज़ें, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि इस तरीके से अपने गुड्स को प्रोड्यूस करना प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उससे दो चीज़ होती है, एक तो हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आती है और कंसिस्टेंसी आती है, किसमें, आउटपुट में। अब जो हम यहाँ पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं जैसे क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग, जिससे हमारे पास जो इवेल्युएशन है प्रोडक्ट्स का वो हमारे पास कम हो जाता है। फिर है सर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन कर देना जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, किस तरीके से उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, जैसे क्वालिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कि क्वालिटी हमने दे दी है हमारे पास 5 स्टार की रेटिंग का है, 3 स्टार की रेटिंग का है, 4 स्टार की रेटिंग का है, इस तरीके से यहाँ पर ग्रेडिंग कर देना होता है उन प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली जो हमारे पास प्रोड्यूस तो हो गए लेकिन उनका कोई भी प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन नहीं था। फिर रह जाता है पैकेजिंग और लेबलिंग। दो चीजें हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग। देखो पैकेजिंग का मतलब क्या है कि डिजाइनिंग करना, डेवलपिंग करना जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट का पैकेज है ना। फिर उसके बाद लेबलिंग का मतलब क्या है कि डिजाइन करना, डेवलपिंग करना जितना भी हमारे पास पैकेज पे लगा हुआ लेबल है। लेबल हमारे पास सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये वेरी करता है। फिर आ जाता है सर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बेसिकली हमारे पास साइन देना, सिंबल देना, वही हमारे पास क्या कहलाता है सर, ब्रांडिंग कहलाता है। इसमें काफ़ी सारी आइटम्स आ जाती है ब्रांडिंग के अंदर, जैसे ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये सब इसके अंदर आ जाता है। और जो एक ब्रांड नेम है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मदद करता है कि हमारे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने में जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उससे अलग हमारे पास ब्रांड नेम से लगता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर आ जाता है और उससे हमारे पास कस्टमर की लॉयल्टी और
हमारे पास प्रमोशन में भी मदद मिल जाती है। फिर है सर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास कस्टमर है जो अमाउंट पे करता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के बदले में, वही बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, वही हमारे पास प्राइस कहलाता है ना सर। ये बेसिकली हमारे पास सक्सेस और फेलियर दोनों का हमारे पास मार्केट में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसके सक्सेस और फेलियर दोनों का कारण बन जाता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ता है मार्केटर को जब हम प्राइस सेट करते हैं अपने प्रोडक्ट का। ठीक है जी। फिर आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है कि बेसिकली कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके फीचर्स के बारे में बताना और उसको परसुएड करना कि वो ताकि उसके अपने प्रोडक्ट को, हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके। इसमें कुछ चीज़ आ जाती है, कैसे बता सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। या आपने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स की चीज़ें दिखाई जाती है। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर आप सेलिंग कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन करते हो, पब्लिक रिलेशन बना करके ये काम कर सकते हो। फिर आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास मार्केटिंग का, जिसमें हमारे पास गुड्स और सर्विसेज की बात होती है। क्या आ जाता है बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्शन का एरिया, यानी कि एक गुड जो है वो प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है लेकिन कंज्यूम दूसरी जगह पे हो रहा है, तो उसके बीच में काफ़ी सारे हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, वही सब यहाँ पर क्या आ जाता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाता है। फिर है सर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास गुड्स है उसका फिजिकल मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यही क्या कहलाता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। जैसे टी सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा वो असम में बनती है, लेकिन वो हमारे पास हर एक इंडिया के हर एक स्टेट में जो है टी को कंज्यूम करा जाता है। तो किस तरीके से अवेलेबल हो पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हमारे पास अवेलेबल हो पा रही है। फिर आ जाता है सर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप होता है जब हमारे पास एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ और जब हमारे पास उस प्रोडक्ट का यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट होगा। तो बेसिकली यही इसके अंदर आ जाता है कि टाइम गैप है। और अगर आप चाहते हो कि स्मूथली फ्लो चलता रहे मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। और स्टोर करा जाता है हमारे पास कुछ एजेंसीज के द्वारा, जैसे मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सब अपना अपना स्टॉक बना करके चलते हैं एज पर द डिमांड एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर। फिर उसके बाद आ जाता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, के बेसिकली मार्केटर प्रोडक्ट को सेल कर देता है, उसके बाद भी उसे कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ती है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जितनी भी कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, मेंटेनेंस सर्विस है, वो इसके अंदर आ जाएगी, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल मिल सके कस्टमर्स को और वो रिपीट भी कर सके हमारे पास सेल। लॉयल्टी तभी तो दिखाएगा जब आप उसको आफ्टर सेल सर्विस या और भी अच्छी तरीके से सर्विस में डील करने की कोशिश करोगे। फिर आ जाता है सर मार्केटिंग मिक्स। इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ मार्केटिंग के टूल्स आ जाते हैं जो कि फर्म यूज़ करती है टारगेट मार्केट में अपने जितने भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उनको परस्यू करने के लिए। क्या क्या है सर, वो हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट आ जाते हैं। टेंजिबल का मतलब वो प्रोडक्ट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल का वो मतलब होता है जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस को फील करा जा सकता है। ऑफर करे जाते हैं कस्टमर को ताकि वो उनकी नीड को सेटिस्फाई करे, और जो प्रोडक्ट है वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज यहाँ पर कहलाता है। फिर आ जाता है सर प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास क्वालिटी है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझे, एक हमारे पास हिंदुस्तान लीवर है, वो किस किस चीज़ में डील करती है, सोप में, डिटर्जेंट में, टी में, टूथपेस्ट में, इन सब चीज़ों में हमारे पास डील करती है। अब सर इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें आ जाता है बेसिकली कुछ हमारे पास चीजें आ जाती हैं जैसे ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। और जो एक मार्केटर है वो डिसाइड करता है कि जो भी उसका फर्म का प्रोडक्ट है वो हमारे पास मार्केट कैसे होगा, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग या जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग। देखो जेनरिक नेम अलग होता है, ब्रांड नेम अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, मैं कह दूँ सर फोन है, फोन हो गया सर हमारे पास जेनरिक नेम, लेकिन उस फोन में भी कौन सा फोन, सैमसंग का, एप्पल का, नोकिया का, हमारे पास MI का, ये क्या हो गया सर हमारे पास, ये हो गया ब्रांड नेम, और फोन क्या है, जेनरिक नेम। यही इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर आ जाता है सर ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांड बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होता है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन ब्रांड कहलाता है। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, नेम, सिंबल और डिजाइन के फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बाटा हो गया, लाइफ बॉय होगी, और ये मदद भी करता है हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उसको हमारे पास यहाँ पर सुपीरियर बनाने में, कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर दिखेगा। फिर है सर ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क का मतलब क्या है, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे किस तरीके से करेंगे, सिंबल के तरीके से, डिजाइन के तरीके से। जैसे डिस्टिंक्ट कलर स्कीम हो गई है ना, सबके अपने अपने अलग अलग डिजाइन होते हैं। जैसे ब्रांड मार्क की अगर हम बात करें, ओडी का है, ओडी के हमारे पास 4 सर्कल ऐसे आपने देखे होंगे है ना, ये इस तरीके से हमारे पास कहलाता है। फिर है सर ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है कि जो भी हम
स्पोकन करते हैं, यानी कि बोलते हैं, वही हमारे पास क्या कहलाता है, ब्रांड नेम कहलाता है। और ये वर्बल कंपोनेंट होता है जिसको हम ओरली बोलते हैं। फिर आ जाता है सर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, ब्रांड के पार्ट को लीगल प्रोटेक्शन देना, ही हमारे पास ट्रेडमार्क कहलाता है। उसको रजिस्टर्ड करा लेना ताकि उसको कोई भी यूज नहीं कर सके, ये इसके अंदर आ जाता है ट्रेडमार्क के अंदर। फिर है सर क्वालिटीज फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। किसके क्या फीचर हो सकते हैं, सबसे पहला लिखा है कि ब्रांड नेम हमेशा शॉर्ट, सिंपल और इजी होना चाहिए, बोलने में समझने में इजी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास लक्स, डिटॉल, सफ, जितने भी हमारे पास ज़्यादा लंबे या फिर कॉम्प्लिकेटेड नाम होंगे उतना ही मुश्किल होता है उसको याद करना। फिर है कि ब्रांड नेम हमारे पास सजेस्टिव होना चाहिए, कि वो सजेस्ट करे जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी है या उसके बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हमारे पास हाजमोला सजेस्ट करता है डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज, उजाला हमारे पास ब्राइटनेस को करता है, हेयर एंड केयर हमारे पास बेसिकली हेयर एंड केयर को सजेस्ट करता है, ये इसके अंदर रहता है ना। इसके बाद आ जाता है ब्रांड नेम हमारे पास कैसा होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस। अगर वो बोलने में, प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट का नाम है हिंस, ये डिफिकल्ट है बेसिकली प्रोनाउंस करने में, तो ये तो अच्छा ब्रांड नेम का पार्ट नहीं कहलाएगा। ब्रांड नेम हमारे पास अडेप्टेबल होना चाहिए और आपको उसको कंसिडर करके भी देखना है कि जितनी भी अदर लैंग्वेज है कि उसमें उसका कोई गलत मीनिंग तो नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल करें नोवा, नोवा एक एम्बेसडर कार्ड है और नोवा का ही मतलब होता है, अगर स्पेनिश में देखेंगे, डज नॉट गो, ये इसके अंदर आ जाता है। जब भी हम ब्रांड नेम सेलेक्ट करेंगे वो यूनिक हो, डिस्टिंक्टिव हो, जैसे कि हमारे पास एरियल है, टाइड है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर एडवांटेज आ जाएंगे ब्रांड नेम के। देखो ब्रांड नेम के एडवांटेज दो तरीके से होते हैं, तो हम पढ़ेंगे मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटर के पॉइंट में सबसे पहले लिखा है कि ये हमारे पास हेल्प करता है, जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है कि ब्रांडिंग से एक मार्केटर जो है डिफरेंशिएट कर लेता है अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग इसके अंदर आ जाता है कि हम जब भी अपने ब्रांड नेम को स्टैब्लिश करते हैं तो फर्म क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अपने प्राइस को। फिर आ जाता है एडवर्टीजमेंट में भी हेल्प करता है कि ब्रांड नेम से हम इजीली अपने जितने भी टारगेट मार्केटर्स को अवेयर कर सकते हैं, उसके फीचर्स को बता सकते हैं। फिर है इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आ जाता है कि जब भी एक कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो अपना क्या यूज करती है, कंपनी का नेम या फिर ब्रांड नेम यूज करती है, जिससे ईजी हो जाता है हमारे पास उसको इंट्रोड्यूस करना नए मार्केट में। फिर है कस्टमर। कस्टमर के लिए भी सर इसके कुछ फायदे हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला है कि हमारे पास क्वालिटी का इंश्योरेंस हो जाता है, कि अगर आप ब्रांड का कोई भी चीज़ हमारे पास खरीद रहे हो तो कस्टमर को पता ही है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। फिर हमारे पास प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है। अगर हमारे पास मोबाइल परचेज करने गए, आपको एप्पल का ही परचेज करना है, तो एप्पल हमारे पास एक ब्रांड है, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हो एप्पल में और MI में या फिर OnePlus में, है ना। फिर स्टेटस सिंबल जो ब्रांड है वो बेसिकली हमारे पास एक स्टेटस बना देता है। इनके पास भी हमारे पास आईफोन होते हैं, वो एंड्रॉइड से अलग उनका एक थोड़ा सा हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेटस बन जाता है ना। आगे चलते हैं सर पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है, पैकेजिंग का मतलब होता है कि ये जितनी भी डिजाइनिंग है, प्रोड्यूसिंग, जो भी हमारे पास हमारा रैपर है, प्रोडक्ट का रैपर है, उसके ऊपर लगने वाला जितना भी डिजाइन वो क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। और ये किसी भी हमारे पास फेलियर के लिए या फिर सक्सेस के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पल्सीज है, घी है, मिल्क है, सॉल्ट है ना। अब इसके कुछ लेवल होते हैं सर। लेवल है प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का मतलब क्या है कि जो अंदर हमारे पास टूथपेस्ट है उसके जस्ट जो इमीडिएट पैकिंग है, यानी कि जो ट्यूब है जिसमें वो टूथपेस्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें कंज्यूम करना है, वो क्या है, टूथपेस्ट। उसके जो जस्ट ऊपर है, यानी कि जो उसके जस्ट ऊपर सबसे पहली पैकेज है वो कहलाती है प्राइमरी पैकेज, यानी कि वो ट्यूब। उस ट्यूब के ऊपर भी एक बॉक्स में आता है, वो हमारे पास वन टाइम यूज के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। और जिन सब चीजों में, यानी कि काफी सारे हमारे पास टूथपेस्ट के जो पैकेट्स होते हैं वो आते हैं एक बड़े से कार्डबोर्ड में, होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली मेरी जो है टूथपेस्ट की ट्यूब है ना, टूथपेस्ट की ट्यूब है, ये आगे यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर टूथपेस्ट है। अब इसके अंदर टूथपेस्ट है ना, ये जो ट्यूब है ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी, और जिस बॉक्स में आता है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ये हमारे पास प्राइमरी है, ये हमारे पास सेकेंडरी है, और जिसमें काफ़ी सारे हमारे पास ये सब रखे होते हैं वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो प्राइमरी में ये लिखा है कि ये इमीडिएट पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट के साथ तब तक रहती है जब तक वो फाइनली यूज्ड नहीं हो जाता। सेकेंडरी पे चलते हैं, ये एक हमारे पास एडिशनल लेयर है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। जैसे कि हमारे पास एक जो ट्यूब है वो कार्ड बॉक्स में आती है ना। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि वो पैकेज जिसके लिए हम स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन सब गुड्स को यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो कोरिगेटेड बॉक्सेस आते हैं,
जिसमें हम बेसिकली रफल, लेस, कुरकुरेज ये सब रखते हैं, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहला लिखा है सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हमारे पास आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में है। ये स्टोर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि अट्रैक्टिवली पैकेजिंग हुई हुई है, जिसकी वो इजीली हमारे पास बायर जो है पिक कर सकता है, क्विकली हमारे पास पिक कर सकता है, जिसकी हमारे पास पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पैकेजिंग है वो हेल्प करती है कस्टमर को डिफरेंशिएट करने में, कि जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट है उन सब में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। किस तरीके से करती है, एक तो क्वालिटी के बेसिस पे, और कस्टमर पैकेजिंग की मदद से इजीली गेस कर सकता है कि क्वालिटी कैसी है गुड्स की, है ना। फिर है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ और सैनिटेशन, कि बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारी कंट्री में, इंडिया में, वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग बाग सब हमारे पास पैकेज्ड फूड जो है यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफी सारे अडल्ट्रेशंस होता था हमारे पास जो बिना पैक्ड फूड मिलता था। फिर है सर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। किसमें, हमारे पास पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन देखने के लिए मिला है। एग्जांपल के तौर पे अब जो हमारे पास पैक्ड मिल्क आता है, जो पैकेट में मिल्क आता है, उसको 4 से 5 दिन तक स्टोर करा जा सकता है रेफ्रिजरेटर में, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहला है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, के जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारा आइडेंटिफिकेशन, उस पर सारा का सारा हमें पता लग जाता है पैकेजिंग की मदद से। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोलगेट रेड कलर में आता है, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके पैकेज से। फिर है प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, के पैकेज बेसिकली हमारे पास हेल्प भी करता है प्रोटेक्शन करने में, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वो इमीडिएटली यूज नहीं हो जाता है, उसको हमें स्टोर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे हमारे पास बीच में सनलाइट है, हमारे पास बारिश आ सकती है, तो उन सब चीज़ों से हमारे पास प्रोटेक्ट कर देता है प्रोडक्ट को, है ना। क्लाइमेटिक इफेक्ट की वजह से स्पॉइलेज है, लीकेज है, ब्रेकेज है, डैमेज है, काफी सारी चीजें हो सकती है, उन सबसे हमारे पास प्रोटेक्ट कर देता है। फिर है प्रोडक्ट का प्रमोशन, के पैकेजिंग जो है साइलेंट सेल्समैन की तरह हमारे पास यहाँ पर काम करता है, और कई बार वो एडवर्टीजमेंट से बेटर भी हमारे पास काम कर देता है। कैसे कर देता है कि साइलेंट सेल्समैन है और वो प्रमोट करता है बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट को, जितनी भी हमारी पैकेजिंग है, किस तरीके से, कलर स्कीम की मदद से, फोटोग्राफ की मदद से, टाइप फेस की मदद से। फिर है हमारे पास फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कि जितना भी हमारे पास साइज है और शेप है पैकेज का, वो बेसिकली कन्वीनियंट होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। किन टर्म्स में, कि वो ओपन करने के लिए आसान हो, हैंडल करना आसान हो, यूज करना बहुत आसान हो। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं कॉस्मेटिक्स का सामान, मेडिसिन और ट्यूब्स, ठीक है जी। फिर आ जाता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे देना, जितने भी हमारे पास पैकेज होते हैं, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वही हमारे पास लेबलिंग कहलाती है। जैसे कि उसके कंटेंट्स क्या है, मेथड ऑफ यूज क्या है, सारी की सारी चीजें गिवन होती है। 2 तरीके से होती है, एक तो सिंपल टैग में, एक इलेबोरेटिव लेबल्स में। सिंपल टैग का मतलब क्या हो गया, जितने भी हमारे पास लोकल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि राइस और पल्सेज, ये तो इस पे होता है सिंपल टैग। और जो इलेबोरेट लेबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सर हमारे पास रेप्यूटेड कंपनी के, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। फिर आ जाता है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, के किसी भी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना उसके लेबल से काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काफी सारी चॉकलेट्स आपके पास रखी है, लेकिन आप जो कैडबरी की चॉकलेट्स है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो उन सब चॉकलेट्स में, क्योंकि उसके कलर और उसके लेबल्स की मदद से, है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। और जो हमारे पास लेबल होता है वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है सारे प्रोडक्ट्स में। फिर आ जाता है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, के जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरर है वो प्रिंट कर देता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट उसके लेबल पे। क्या क्या हो सकती है, कंटेंट हो गया, प्राइस हो गया, इंस्ट्रक्शंस कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। मैनेजर हमारे पास हर किसी को पर्सनली जा करके तो नहीं बता सकता, तो क्या कर देता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लेबल्स पे रख देता है। फिर है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कि बेसिकली जो हमारे पास लेबलिंग होता है, लेबलिंग का ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। ग्रेडिंग में हम अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसके सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल है, ग्रीन लेबल है, अच्छे से मेंशन होता है लेबल पे, है ना। फिर है हमारे पास प्रमोशन करने में भी मदद कर देता है प्रोडक्ट को। जितनी भी हमारे पास अट्रैक्टिव और कलरफुल लेबल्स होती है वो कस्टमर को एक्साइट करती है, इंड्यूस करती है कि हम उसके प्रोडक्ट्स को, यानी कि हम एज अ कंज्यूमर के वो प्रोडक्ट को परचेज करें। और इससे जितने भी हमारे पास कंज्यूमर गुड्स है, अट्रैक्टिव लेबल्स की मदद से क्या हो जाता है, उनकी सेल्स भी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर डेटोल के पैकेज पे हम बात करें, डेटोल की जो शेविंग क्रीम होती है उस पर 40% एक्स्ट्रा फ्री इस तरीके से लेबल पे लिखा होता है, तो कस्टमर को एक्साइट करता है खरीदने के लिए।
फिर है हमारे पास प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, के एज पर लॉ कुछ हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड वो प्रोवाइड करानी कंपलसरी होती है, जैसे कि बैच नंबर, कंटेंट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वेट, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें बेसिकली हमारे पास लेबल पे हमारे पास आ जाती हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स पे बेसिकली हमारे पास स्टैट्यूटरी वार्निंग गिवन होती है, जैसे इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, उनके पैकेट्स पे, लेबल्स पे सब चीज़ें लिखी होती है ना, ये भी एक लीगली कंपलसरी होता है और ये बेसिकली हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है लेबल के अकॉर्डिंग। फिर है सर प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि बायर हमारे पास पे करता है और जो सेलर है उसको रिसीव होती है। किसके टर्म्स में? जो बायर पे करता है जब वो कुछ परचेज करता है हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कहलाता है कि अगर आपने हल्का सा भी वेरिएशन कर दिया, आपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया, तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपसे जीत जाएगा, क्योंकि सब के सब आपके कॉम्पिटिटर का फिर प्रोडक्ट परचेज करेंगे। हो सकता है आपका ना करें, क्योंकि आपका अगर कॉम्पिटिटर भी सेम ही क्वालिटी दे रहा है और आपने एकदम से प्राइस बढ़ा दिया, उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। प्राइस हमारे पास हमेशा नॉर्मली मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जैसे कि अगर आप रोड पे चलते हो तो आपको टोल देना पड़ता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी है यहाँ पर, और अगर आप एजुकेशन में हो तो ट्यूशन फीस है, अगर आपके पास अपार्टमेंट में हो तो रेंट है ना, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फिर है सर प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब हम अपने कमोडिटी का प्राइस जो है वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वही क्या कहलाते हैं? प्राइस मिक्स कहलाते हैं। और वो डिसीजंस किस चीज़ से रिलेटेड हो जाते हैं? कि जब हम प्राइस की बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की, डिसीजंस की बात करते हैं डिमांड से रिलेटेड, डिसीजंस की बात करते हैं कॉस्ट को फिक्स करने से। अब इसके कुछ हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं जब हम प्राइस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम प्राइस डिसाइड करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले लिखा है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, कि अगर आप मार्केट में अपना एक अच्छा शेयर करना चाहते हो, मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस है वो सबके कॉम्पिटिटर से कम रखना पड़ेगा, तभी आपके जितने भी लोग हैं वो आपको अप्रोच करेंगे। सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको बेसिकली प्राइस तो कम रखना ही पड़ेगा, साथ साथ क्या देने पड़ेंगे? कुछ डिस्काउंट्स भी देने पड़ेंगे, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। फिर आ जाता है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। इसमें जाता है अगर इस केस में अगर आपके प्राइस हाई भी है तो हमारे पास बेसिकली किस लिए होते हैं वो? ताकि जो कॉस्ट ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर उसके लिए चार्ज करे जाते हैं। फिर है सर प्रोडक्ट का कॉस्ट। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमें ये देखना होता है प्राइस को फिक्स करते हुए कि हमारी जो कॉस्ट है वो भी निकल जाए, कि आपने इतना ही कम कर दिया कि इससे महंगा तो आपका प्रोडक्ट बन ही रहा है, आप उससे सस्ते में तो बेच ही नहीं सकते। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट में क्या जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है, दो आती है। तो हमने माइक्रो में भी पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारे पास प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारा जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास कवर हो जाना चाहिए, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे आपको मिनिमम लेवल पे करना है, यानी कि फ्लोर प्राइस पे करना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है जिस पे वो बिक रहा हो। नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस फिक्स करते हुए डिमांड और यूटिलिटी हमें देखनी है प्रोडक्ट की। देखो समझो अगर हमारे पास डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जो है इनइलास्टिक है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हाई प्राइस करने पड़ेंगे। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा। यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट हमारे पास ऑफर कर रहा है हाईयर यूटिलिटी तो आपको हाई प्राइस करना पड़ेगा। अगर यूटिलिटी हमारे पास लो है तो उस केस में जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो हाई प्राइस में नहीं खरीदेगा, आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। और यूटिलिटी और डिमांड है जो भी प्रोडक्शन की, वो बेसिकली सेट कर देती है अपर लिमिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस को फिक्स करने के लिए कंपटीशन। देखो अगर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है, यानी कि जब हम प्राइस को बढ़ाते हैं या प्राइस को कम करते हैं तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपका मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, आपकी मोनोपोली है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? अपने अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स करो। अगर आप ज़्यादा दाम में भी बेचोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सिमिलरली आपके जैसी बेसिकली प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी सारे मार्केट में लोग हैं जो बेच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है बिक पाएगा। ठीक है जी, यही इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर हमारे पास गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस।
कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ बेसिकली गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट करा सकती है, इंटरवेंशन कर सकती है। किस तरीके से करेगी? जिन लोगों की मार्केट में मोनोपोली है तो गवर्नमेंट चेक करती है जिनकी मोनोपोली है मार्केट में, तो उनको मोनोपोली कम कराई जाती है, ताकि वो, ऐसा भी तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अनफेयर प्राइसेस चार्ज कर रहे हो कंज्यूमर से, ये इसके अंदर आ जाता है प्रोडक्ट के लिए, है ना। फिर है सर प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 2 P पढ़े हैं, एक तो प्रोडक्ट, एक प्राइस। अब चलते हैं सर हमारे पास प्लेस पे। प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट है जहां पर जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है, कंज्यूम एक जगह पे हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर कर देते हैं। जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन से बेसिकली कंजम्पशन की तरफ ट्रांसफर कर देना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? प्लेस एलिमेंट कहलाता है। फिर है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, है ना। इसके अंदर जाता है डिसाइडिंग करना है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या है। सबसे पहले जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें यूज होने वाले जितने भी हमारे पास मिडल मैन है वही हमारे पास क्या कहलाते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कि एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स हर एक कंज्यूमर के लिए, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर टी हमारे पास असम में बन रही है लेकिन टी कंज्यूम तो हमारे पास पूरे ऑल ओवर द इंडिया करी जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें बीच में मिडल मैन लेकर के आने होते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में अगर हम मिडल मैन लेकर के आएंगे तो वही हमारे पास प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले जाता है सर हमारे पास, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट का मतलब होता है जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब क्या है कि सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान किसको पहुंच रहा है? कंज्यूमर को पहुंच रहा है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एग्जांपल के तौर पे बाटा है। बाटा अपने जो शूज है वो डायरेक्टली सेल कर देती है मेल ऑर्डर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इसके अंदर बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। फिर आ जाता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी कुछ सब कैटेगराइजेशन है। इनडायरेक्ट में सबसे पहला है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक ही मिडल मैन है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर बोलते हैं। ये लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल हमारे पास मिडल मैन है जो कि रिटेलर है। मैन्युफैक्चरर से हमारे पास रिटेलर पे चलता है, रिटेलर से हमारे पास कंज्यूमर पे चलता है। ये इसके अंदर आ जाता है। मैन्युफैक्चरर रिटेलर को पास करेगा, रिटेलर कंज्यूमर को पास करेगा। एग्जांपल के तौर पे कार जो है वो बिकती है डीलर्स के थ्रू, एक्सपेंसिव वॉचेस जो बिकती हैं वो बिकती है शोरूम्स के थ्रू। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर 2 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर हमारे पास कंज्यूमर तक जाएगा प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जितने भी सोप्स हैं, सोल्ट्स हैं, ये बेसिकली इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 2 हमारे पास यहाँ पर मिडल मैन हो जाते हैं, एक तो होलसेलर और एक रिटेलर। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर हमें ज़्यादा मार्केट का एरिया कैप्चर करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है सर 3 लेवल। 3 लेवल का मतलब क्या होता है? 3 लेवल का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर से एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, फिर होलसेलर को देगा, ये रिटेलर को देगा, फिर हमारे पास फाइनली कंज्यूमर को मिलता है। ये बेसिकली यूज होता है जहां पर डीप हमारे पास कॉर्नर्स कंट्री के हमें कवर करने हो, ये उसके लिए यूज होता है। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, नॉर्थ का डिस्ट्रीब्यूटर अलग, साउथ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर अलग, फिर वो अपने नीचे जितने भी होलसेलर्स है वो उनको देगा। होलसेलर के बाद जितने भी रिटेलर्स है वहां तक हमारे पास जो गुड्स है वो पहुंचेंगे, फिर हमारे पास कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला आ जाता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में भी हमारे पास 4 चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहला लिखा है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग होती है कि मैन्युफैक्चरर सीधा किसको दे देता है? कंज्यूमर को। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पास काफ़ी महंगी महंगी कार्स होती है वो बेसिकली किनको मिलती है? वो डायरेक्ट ऑर्डर पर ही बनती हैं, तो उसमें सीधा हमारे पास इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है मिडल मैन्स का। वहीं पर अगर इनएक्सपेंसिव चीज़ों की हम बात करें तो उसमें तो काफ़ी सारे हमारे पास मिडलमैन आ जाते हैं। फिर है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारे पास टेक्निकल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो उसमें बेसिकली हमें काफी सारी एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसमें डायरेक्ट सेल लगेगी। सिंपल प्रोडक्ट है तो उसमें हमारे पास ज्यादा मिडलमैन आ जाते हैं तो लॉन्गर चैनल आ जाएगा। पेरिशेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग आती है हमारे पास पेरिशेबल प्रोडक्ट में, नॉन पेरिशेबल में हमारे पास लॉन्गर चैनल आ जाता है। नेचर ऑफ गुड की अगर हम बात करें, अगर हमारा गुड जो है बेसिकली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट हमारे पास सेलिंग होगी बायर और सेलर के बीच में। अगर हमारा जो गुड है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स को यूज़ करना पड़ेगा। फिर आ जाता है सर कंपनी रिलेटेड फैक्टर। कुछ कंपनी रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, जैसे सबसे पहला इसमें लिखा है डिग्री ऑफ कंट्रोल और फाइनेंस, कि अगर
सबसे पहले पॉइंट में आ जाता है डिग्री ऑफ कंट्रोल में। अगर फर्म चाहती है कि उसका टाइट कंट्रोल रहे तो उसे बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर ही कंज्यूमर को सामान सेल करेगा। अगर फर्म चाहती है कि कोई भी हमारे पास शेयरिंग में कोई भी कंट्रोल ना रहे तो इंटरमीडिएटरीज वहाँ पर आ जाते हैं। फाइनेंस की बात करें, अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट सेल हमारे पास हो जाएगी। वहीं पे जो फाइनेंशियली वीक फर्म्स होती है वो बेसिकली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडिएटरीज को लेकर के आ जाती है। फिर सर आ जाता है हमारे पास मार्केट रिलेटेड फैक्टर। इसके अंदर आ जाते हैं 4 पॉइंट। सबसे पहला है नेचर ऑफ द मार्केट, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, साइज ऑफ द मार्केट और क्वांटिटेटिव परचेज। नेचर ऑफ द मार्केट में क्या जाता है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल मार्केट है वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रेफर करती है। जितनी भी कंज्यूमर मार्केट है वो बेसिकली हमारे पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारे पास इंटरमीडिएटरीज का यूज करती है। जितनी भी ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की बात करें, जहां पर हमारे पास लिमिटेड एरिया है वहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। जहां पर हमारे पास कस्टमर्स है वो हमारे पास स्कैटर्ड है यानी कि एरिया ज़्यादा है तो उसमें हमारे पास ज़्यादा चैनल्स का हम यूज़ करेंगे। साइज ऑफ द मार्केट, अगर हमारे पास कस्टमर जो है काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर्स हमारे पास कम है तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। क्वांटिटी की अगर हम बात करें कि ऑर्डर ही हमारे पास ज़्यादा साइज का है तो डायरेक्ट सप्लाई। अगर हमारे पास छोटे छोटे ऑर्डर है तो हमारे पास इनडायरेक्ट आ जाता है। फिर आ जाता है कॉम्पिटेटिव फैक्टर। कॉम्पिटेटिव फैक्टर में का मतलब क्या है कि हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सिलेक्ट करते हैं बेसिकली कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर आ जाता है कि एक कंपनी हमारे पास सेम चैनल लगाती है जो कि कॉम्पिटिटर ने लगाया है और कंपनी प्रेफर करेगी कि उसे चैनल को सिलेक्ट करना नहीं है अगर सिलेक्ट करा है कॉम्पिटिटर ने। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में आ जाता है कि जितनी भी हमारे पास ट्रेड पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये सब भी इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हमारे पास डिप्रेस्ड इकोनॉमी एग्जांपल के तौर पे देखें तो शॉर्टर चैनल्स यूज होते हैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। 4 कंपोनेंट होते हैं सर हमारे पास, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री। इसके अंदर आ जाता है जितने भी टाइम है, जितने भी हमारे पास स्टेप है। एक ऑर्डर जब हमारे पास किसी भी सामान का लगता है और फाइनली जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती गुड्स और सर्विसेज की, यही बेसिकली हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला है कि ऑर्डर प्लेसमेंट होगा सबसे पहले तो सेल्समैन को, फिर ऑर्डर ट्रांसमिशन करेगा सेल्समैन कंपनी को, फिर इन्वेंट्री और प्रोडक्शन शेड्यूल करा जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से चेक करा जाएगा, फिर डिलीवरी होगी गुड्स की एज पर द ऑर्डर। ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन जो भी हमारे पास टाइम दिया गया है ऑर्डर प्रोसेसिंग में और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में। फिर ऐसा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट गुड्स का, जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन एक जगह पे हो रही है, कंजम्पशन दूसरी जगह पे हो रही है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक। और हमारे पास सेल तब तक कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक गुड्स हमारे पास फाइनली अवेलेबल नहीं होंगे जिसने ऑर्डर दिया है। फिर हमारे पास आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या अवेलेबल होती है, एयर के अकॉर्डिंग, रोड के अकॉर्डिंग, पाइपलाइन के अकॉर्डिंग, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सर हमारे पास किस तरीके से कंपेयर होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट के अकॉर्डिंग। कि अगर आपको कोई भी चीज़ मंगानी है तो आप किस तरीके से मंगाते हो कि मुझे अगर रिसेंटली चाहिए तो 1 दिन में आ जाएगा, अगर आपको 2-3 दिन बाद चाहिए तो 1 हफ्ते बाद भी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। फिर है सर हमारे पास वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है कि बेसिकली जैसे ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो इमीडिएटली हमारे पास सोल्ड नहीं हो जाता, तो कंपनी क्या करती है अपने फिनिश गुड का कुछ ना कुछ हमारे पास बेसिकली यहाँ पर स्टोर करके रखती है। वो किस तरीके से होता है, जितने भी सीजनल प्रोडक्ट है उनका बेसिकली करा जाता है। ये इसके अंदर आ जाता है कि जब भी हम स्टॉक बनाते हैं वेयर हाउसिंग में उसके अंदर हमारे पास कॉस्ट भी आ जाती है। क्यों, या तो हमारा खुद का वेयर हाउस होगा या फिर हम उसको हायर करेंगे, लेंगे वेयर हाउस को। और इसके बाद आ जाता है कंपनी जो है कंपेयर करती है कॉस्ट को जिसके ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे ताकि जो उनका बैलेंस है वो भी बना रहे। फिर आ जाता है सर हमारे पास इन्वेंट्री। इसके अंदर आ जाता है इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे पास स्टॉक लगा है गुड्स का उसका मेंटेनेंस करना। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होता है इन्वेंट्री का तो हमारे पास वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री बनाई है तो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इन्वेंट्री करते हैं तो उसमें बेसिकली हमारे पास एक रिस्क होता है प्राइस फ्लक्चुएशंस का। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस उस चीज़ का कम हो जाए फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली फर्म क्या देखती है, फर्म बेनिफिट्स देखती है इन्वेंट्री के, हमारे पास कॉस्ट इन्वॉल्व देखती है, उसी तरीके से हमारे पास इन्वेंट्री बनाई जाती है। फिर आ जाता है सर कुछ फैक्टर्स। जब भी हम इन्वेंट्री बनाएंगे तो उसके कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फर्म पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस। अगर एक फर्म की पॉलिसी है हाई प्राइस लेवल पे बेसिकली हमारे पास कस्टमर सर्विस देना तो वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा स्टॉक बना सकती है और डिले नहीं होगा सप्लाई ऑफ गुड्स में। फिर आ जाता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। इसका मतलब क्या है, अगर सेल फोरकास्ट बहुत अच्छे से करी गई है, एक्यूरेटली करी गई है तो फिर हमें ज़्यादा हमारे पास इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं, आप उसे मिनिमम लेवल पर भी बना सकते हो। फिर आ जाता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि अगर एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा टाइम चाहिए बेसिकली तो उसको ज़्यादा इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास
एडिशनल डिमांड है उस प्रोडक्ट की तो इधर प्रोडक्ट बनेगा, इधर आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो इन्वेंट्री बहुत कम है। फिर है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में कुछ चीज़ आ जाती है जैसे वेयर हाउस का चार्ज और टाई अप कैपिटल। समझो कि अगर हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा है तो इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, अगर कॉस्ट लो है तो इन्वेंट्री हमारे पास हाई रखनी होती है। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पढ़ते हैं अपना प्रमोशन। प्रमोशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रमोशन एलिमेंट ही हमारे पास मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, जिसमें वो सब एक्टिविटीज़ आ जाती है जहाँ पर हम कस्टमर्स को बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, सेल्स की यहाँ पर बात करते हैं। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रमोशनल कम्युनिकेशन में इसका एम क्या होता है, इन्फॉर्म करना, परसुएड करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के सारे मेरिट्स बताना, यही इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। फिर है सर प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी प्रमोशनल टूल यहाँ पर लगाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कम्युनिकेट करने में ऑब्जेक्टिव्स हमारे कस्टमर्स को। यहाँ पर बेसिकली 4 टूल्स होते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। एक एक करके इनको भी पढ़ते हैं। सबसे पहला जाता है इसमें एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सबसे पहली चीज़ है, ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें मार्केटर, स्पॉन्सर पे करता है प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। जो एडवर्टीजमेंट होता है वो यहाँ पर एक चीज़ बिल्ड करता है, वो क्या है, पुल इफेक्ट। क्या है, पुल इफेक्ट। पुल इफेक्ट का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को पुल करता है। क्या करता है, पुल करता है, किसके तरफ, डायरेक्टली कस्टमर्स की तरफ, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को बाय कर सके। फिर है सर फीचर्स। सबसे पहला लिखा है मास रीच। देखो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे होता है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे होता है। टीवी में जितने भी एड्स आते हैं वो सब क्या हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया चलते हैं, और रेडियो पे जितने हमारे पास एड्स चलते हैं वो सारे हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया चलते हैं। तो उसकी जो रीच है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रीच है, लार्ज मार्केट में रीच होती है। फिर आ जाता है लेजिटिमेसी। इसका मतलब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट में जो हमारे पास मैसेज है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके फीचर से रिलेटेड, वो पब्लिकली बताया जाता है। तो इस केस में जब हम पब्लिकली करते हैं तो कस्टमर बेसिकली बिलीव करता है, ये एक प्रूफ भी होता है, बिलीव करता है कि पब्लिकली कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है चॉइस। एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग आप बहुत सारे चॉइस से कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो, विजुअल ऑडियो, इन सब की तरीके से कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रिंट मीडिया है जिसमें हमारे पास मैगजीन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, न्यूज़पेपर है, बैनर से, काफ़ी सारे चॉइस यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के होते हैं। फिर है इकोनॉमिकल, कि वैसे तो समझा जाता है कि एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन अगर हम देखें तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो इकोनॉमिकल होता है अदर प्रमोशनल टेक्निक से। एक तो ये हमारे पास लार्ज, हमारे पास जो हमारी मार्केट होती है उसको कवर कर लेती है, रीच इसकी जो मास है, और जब हम कॉस्ट कट डाउन करेंगे ना तो जो कॉस्ट पर कस्टमर है वो तो काफ़ी ज़्यादा लोअर इकोनॉमिकल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। फिर है इनहेंसिंग कस्टमर एंड सेटिस्फेक्शन। बेसिकली जो कस्टमर है वो ज़्यादा हमारे पास एश्योर्ड फील करता है क्वालिटी के टर्म्स में, और कंफर्टेबल भी फील करते हैं जब स्पॉन्सर्स क्लेम करते हैं इसके बेनिफिट्स, एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट्स। जब स्पॉन्सर्स बताते हैं कि प्रोडक्ट इस तरीके से है तो हमारे पास विश्वास हो जाता है कस्टमर्स को, है ना। फिर है एक्सप्रेसिवनेस, के अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है यहाँ पर, मार्केटर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, क्योंकि वो अपना मैसेज ड्रामेटाइज तरीके में भी बता सकते हैं, ड्राइंग्स, कलर्स, पिक्चर्स, इन सब का यूज करके भी बता सकते हैं। फिर आ जाता है कुछ हमारे पास ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्रिटिसिज्म भी है एडवर्टीजमेंट का। सबसे पहला पॉइंट लिखा है के अंदर आ जाता है, एडवर्टीजमेंट बेसिकली इंड्यूस करता है लोगों को उनका प्रोडक्ट खरीदने में, अगर उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपको इस तरीके से एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है, अगर आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तब भी आप इंड्यूस हो जाते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर वो एडवर्टीजमेंट ही नहीं होता तो उस केस में क्या होता, लोग अवेयर ही नहीं होते उस प्रोडक्ट को खरीदने में, मटेरियल थिंग्स को खरीदने में, हम उसके लिए और कंटेंटेड हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रमोट करता है मटेरियलिज्म को, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल्स भी चेंज हो जाती है, वैल्यूज भी चेंज हो जाती है ना। फिर आ जाता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो है एनकरेज करता है सेल्स इंफीरियर गुड्स की, डुप्लीकेट गुड्स की। इसके अंदर आ जाता है कि बेसिकली यहाँ पर जो रियल क्रिटिसिज्म है एडवर्टीजमेंट का क्या है कि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रमोट करता है जितने भी हमारे पास डुप्लीकेट गुड्स हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, जिससे हमारे पास कुछ प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करो। जो इनोसेंट कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो इनोसेंट मासूम हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं और डुप्लीकेट गुड्स खरीद लेते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है। कैसे, अगर हमारे पास शूज़ हैं, ओरिजिनल शूज़ है नाइकी के, रीबॉक के, वो बेसिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जितने भी हमारे पास लोअर ग्रुप्स है, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, लोअर ब्रांड्स बना दिए जाएंगे, है ना। रीबॉक का टीबॉक बनाया जाता है, नाइकी का राइकी बनाया जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल गुड्स तो नहीं है ना, डुप्लीकेट गुड्स है।
आगे लिखा गया है एडवर्टाइजिंग कई बार कंफ्यूज कर देता है हेल्प करने के बजाय। ये नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट टीवी पर, रेडियोस पर कितने दिखाए जाते हैं आजकल। अगर आप एक टीवी लेने जाते हो तो टीवी के लिए बेसिकली कितनी कंपनीज है, एलजी, सोनी, बीपीएल, सैमसंग, वीडियोकॉन, तमाम कंपनियां हैं, लेकिन सब हर एक कंपनी हर एक ब्रांड क्या क्लेम करती है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कस्टमर के लिए बेसिकली चूज करना। लेकिन ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन है इसको हम एग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आज का कस्टमर है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है कि वो बेसिकली सुटेबल हमारे पास अपने अकॉर्डिंग वाइड चॉइस में से चूज कर सकता है कि क्या उसको यहाँ पर खरीदना है। फिर है सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट, कि आपने देखा होगा कुछ हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा बैड लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया सर, कि यहाँ पर जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है वो बेसिकली हमारे पास सही नहीं होता। आपने देखा होगा कि वुमेन्स को शो करना हर एक एडवर्टीजमेंट में जहाँ पर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पास आफ्टर शेव लोशन है, वहाँ पर भी वुमेन का हमारे पास एडवर्टीजमेंट में दिखा दिया। तो इसके अंदर जाता है जो यहाँ से रिलेशंस होते हैं, कुछ हमारे पास रिलेशंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट इस तरह के एडवर्टीजमेंट अवॉइड होने चाहिए। लेकिन ये हमारे पास ऑब्जेक्शन का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है, अपने पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि जो हमारी येस्टरडे पुरानी जनरेशन है वो हमारे पास इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की जनरेशन एक्सेप्ट ना करे, वो तो एक्सेप्ट कर सकती है, डिपेंड करता है यहाँ पर, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो पास हो जाती है कस्टमर्स पे। हाई प्राइस, अगर आपके पास कोई चीज़ पहले कम प्राइस में मिलती थी, अब उसका उन्होंने एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिया कंपनी ने यानी प्रोडक्शन वालों ने, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो प्राइस है वो तो फाइनली कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा ना, कंज्यूमर के लिए तो प्राइस बढ़ जाएगा। यही बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें आ जाता है शॉर्ट टर्म यूज होना इंसेंटिव्स का, अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज जो कि बेसिकली हमारे पास इस तरीके से बनाई जाती हैं जिससे हमारे पास जो बायर है वो इमीडिएट परचेज कर सके उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की। सबसे पहली चीज़ लिखिए, शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट होता है इसका सेल पे। स्टॉक क्लियरेंस में ये चीज़ इस्तेमाल करी जाती है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगाई जाती है विन करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से। सेल प्रमोशन टेक्निक इंड्यूस करती है बेसिकली दो लोगों, कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। देखो इसमें कुछ हमारे पास यहाँ पर टेक्निक आ जाती है। सबसे पहले है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, एक स्पेशलाइज्ड, एक हमारे पास कम दाम पे यहाँ पर सेल करना ओरिजिनल प्राइस से, यही हमारे पास आ जाता है और वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए कई बार ये देखने के लिए मिल जाती है चीज। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोक ने अनाउंस करी अपनी 2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 35 रुपए में, स्टॉक क्लियर करना है तो रिबेट चला दिया। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसके अंदर आ जाता है कि सीजन के एंड में जो कंपनीज हैं बेसिकली क्या करती हैं, वो काफ़ी सारे डिस्काउंट रेट्स चला देती हैं स्टॉक क्लियर करने के लिए, और ये हमारे पास सर्टेन परसेंटेज में होता है। जैसे हमारे पास 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इस तरीके से चलता है। 90% डिस्काउंट। रिफंड्स, रिफंड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर कुछ अमाउंट कुछ प्राइस पे करता है, उसमें से कुछ हमारे पास प्राइस हमारे पास रिफंड हो जाना। जैसे कि अगर हमने 2 रुपये ऑफ ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्टी पैक ऑफ रफल लेज, कि अगर आप एम्प्टी रफल पैक लेज का हमें दिखाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 रुपये ऑफ मिलेगा। कुछ इस तरीके का प्राइस वापस दे देना। जैसे हम परचेज करते हैं तो कैशबैक मिलना, 100% कैशबैक मिलना, वो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्वांटिटी डील्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है जी, क्वांटिटी डील्स में ही आता है। अगर आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या मिल जाता है, लेस प्राइस मिल जाता है या एक्स्ट्रा परचेज मिल जाती है। फिर है प्रीमियम और गिफ्ट्स और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, के प्रोडक्ट खरीदने में कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे देना। जैसे कि हमारे पास बॉम्बेटा किसी ने परचेज करा, उसको मग दे दिया। टूथ पेस्ट खरीदा तो टूथ ब्रश दे दिया, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सैंपल्स, इसके अंदर आ जाता है अपने फ्री सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट के कस्टमर्स को। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर है, वो क्या करती है, वो बेसिकली हमारे पास जब उसने सर्फ एक्सेल लॉन्च करा था तो उसने हमारे पास सबको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सैंपल में काफ़ी। फिर है लक्की ड्रॉ। लक्की ड्रॉ का मतलब क्या है, ये होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर्स की बेसिकली स्लिप बना दी जाती है जिसने परचेज करा है। फिर हमारे पास लक्की विनर्स को क्या मिल जाता है, कुछ प्राइस मिल जाता है, जैसे फ्री कार्स, कंप्यूटर, एसी, टीवी, इस तरीके से हो जाता है। फिर है कंटेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट कराना कंज्यूमर्स को, जितने भी हमारे पास है कॉम्पिटेटिव इवेंट्स में जो कि ऑर्गेनाइज करती है फर्म्स, तो हमारे पास विनर्स को क्या मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है। फिर इंस्टेंट ड्रॉज और असाइंड गिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है कि कार्ड स्क्रैच करो, इस तरीके से पहले चलती थी, कार्ड स्क्रैच करो और विन करो। हमारे पास उसमें रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, कार मिल रहा है, टी शर्ट मिल रही है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती है सेल्स प्रमोशन की टेक्निक। फिर आ जाता है यूजेबल बेनिफिट, इसका मतलब क्या है
कि अगर आप गुड्स परचेज करते हो 5,000 रुपये के, तो आपको क्या मिल जाएगा, हॉलीडे पैकेज मिल जाएगा, डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा, इसके अंदर आ जाता है। फुल फाइनेंस है 0 लेवल। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे मार्केटर्स क्या करते हैं, 0% इंटरेस्ट रेट पे हमारे पास फाइनेंस करा देते हैं कंज्यूमर के जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवीज, जिसमें सारी स्कीम्स भी आगे चलती हैं कि 24 इंस्टॉलमेंट है, जिसमें 6 आप फ्रंट पेमेंट कर दो और बाकी हमारे पास पोस्ट डेट चेक के हिसाब से कर दो। ये स्कीम्स ही कस्टमर हमारे पास बेसिकली इन स्कीम्स की मदद से कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं फाइल चार्ज करने के लिए। फिर सर कुछ इसके हमारे पास मेरिट्स हैं। मेरिट्स में हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है अटेंशन वैल्यू, के जब भी हमारे पास इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कुछ सेल्स प्रमोशन में तो अट्रैक्ट करती है लोगों की अटेंशन। फिर है एड टू अदर प्रमोशनल टूल्स, अंदर जाता है कि सेल्समैन के लिए आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना अगर वो कुछ इंसेंटिव देता है, जिससे हमारे पास सेल्स प्रमोशन की मदद से हमारे पास प्रमोशन टेक्निक यूज़ करी जाती है और वो उसको और इफेक्टिव बना जाती है। फिर है यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, के जब भी हम सेल्स प्रमोशन करते हैं तो हेल्प करती है जब भी हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो लोगों को इंड्यूस करेगी नया प्रोडक्ट को खरीदने में, लो प्राइस पे कुछ हमारे पास फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं उस फॉर्म में। फिर इसके कुछ डीमेरिट्स आ जाते हैं। डीमेरिट्स में सबसे पहले लिखा है स्पॉइल प्रोडक्ट का इमेज, के कई बार ये प्रोडक्ट का इमेज भी यहाँ पर स्पॉइल कर देता है कि कंज्यूमर सोचता है कि कहीं यार ये प्रोडक्ट हमारे पास एक्सपायर प्रोडक्ट तो नहीं है, खराब प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो कंपनी है वो इतने सारे ऑफर्स दे रही है, इसके अंदर आ जाता है। फिर है रिफ्लेक्ट ऑन क्राइसिस, इसका मतलब है कि एक कंपनी अगर लगातार सेल्स प्रमोशन टेक्निक लगा रही है, बार बार लगा रही है, तो उसका मतलब यह है कि उसका प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। फिर उसके बाद है 3rd नंबर पे आ जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, पर्सनली सेल करना। इसमें आ जाता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करना सेलर और बायर के बीच में। और पर्सनल सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि सेलर को बेसिकली क्या डिजायर है, इसका मतलब क्या होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से बेस्ड होता है जो भी प्रोडक्ट है पर्सनली से आकर के बेचना। फिर इसके कुछ फीचर्स ये होता है 2 वे कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग में। सेलर हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे सकता है ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि पर्सनली बता रहा है, और उसी टाइम पे अगर बायर को कुछ हमारे पास डाउट्स पूछने हैं तो उससे डाउट पूछ सकता है। फिर है बेटर कन्वेंसिंग, के सेल्स प्रमोशन में आप अपने जो बायर है उसको आप क्या कर सकते हो, कन्वेंस कर सकते हो और उसके प्रोडक्ट की यूज़ के बारे में बता सकते हो, और नीड ऑफ द कस्टमर के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, कुछ चेंजेस भी कर सकते हो बताने में। फिर है रिलेशनशिप्स, जो बायर है वो सेलर है वो आमने सामने हमारे पास एक दूसरे के आमने सामने है तो अच्छे रिलेशंस भी बन जाते हैं। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बेसिकली फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं कस्टमर से ताकि उनकी जो सेल्स है वो बार बार रिपीट हो सके। फिर है सर बेटर रिस्पॉन्स। बेटर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जब एक सेलर पर्सनली एक्सप्लेन करता है जितनी भी हमारे पास यूटिलिटीज है प्रोडक्ट की कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स क्या करता है, अटेंशन भी देता है, सुनता भी है बहुत अच्छे से। फिर है क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। सबसे पहली चीज लिखी है कि सेल्समैन के पास फिजिकल क्वालिटीज हो। इसका मतलब क्या है कि अच्छी हेल्थ हो, एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी हो, आपका जो पोस्चर है वो अच्छा हो, ये इसके अंदर आ जाता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है। फिर है मेंटल क्वालिटीज। मेंटल क्वालिटीज का मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना आपको आना चाहिए, फोरसाइट आपका बहुत अच्छा हो, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज का मतलब क्या है, आपके अंदर गुड मैनर्स हो, आपको अच्छे से कस्टमर को डील करना आता हो और आप कस्टमर्स को बेसिकली प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बताओ, उसको ऑफेंड ना करो, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है टेक्निकल क्वालिटीज़ कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। फिर है सर हमारे पास यहाँ पर अदर क्वालिटीज। अदर क्वालिटीज में क्या है, सेल्समैन के पास कैपेसिटी होनी चाहिए इंस्पायर करने के लिए, ट्रस्ट जीतने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तभी आप अगर पर्सनल सेलिंग में किसी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो वो रिकमेंड करेगा और अपने जितने आसपास रहने वाले लोगों के लिए है और अपनी सेल्स को भी रिपीट करेगा, इसके अंदर आ जाता है। और ट्रस्ट कैसे जीत सकते हो, ऑनेस्टी, लॉयल और गुड मेमोरी के साथ। फिर है सर रोल। रोल में हमारे पास क्या आ जाता है, रोल में बेसिकली 3 लोगों के लिए रोल होता है, एक तो बिजनेसमैन के लिए, एक हमारे पास कस्टमर के लिए, एक हमारे पास सोसाइटी के लिए। अगर हम बिजनेस के मैन की बात करें तो बिजनेसमैन में सबसे पहले लिखा है इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। यहाँ पर लग देखो जो पर्सनल सेलिंग है उससे आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरिट पॉइंट्स है कस्टमर्स को, कस्टमर अटेंशन के। बेसिकली यहाँ पर पर्सनल सेलिंग की वजह से ये ईजी हो जाता है कि कस्टमर की अटेंशन को लेना, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है सेल्समैन और कस्टमर के बीच में। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, जो भी हमारे एफर्ट्स है उसका कम से कम वेस्टेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि अदर मेथड्स हैं प्रमोशनल के, उसमें ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है एफर्ट्स का, यहाँ पर नहीं होता। रिलेशनशिप्स, पर्सनल सेलिंग से यहाँ पर अच्छे रिलेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं कस्टमर्स के बीच में और सेल्स पर्सन के बीच में। फिर है कस्टमर्स के लिए, इसके क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले लिखा है आइडेंटिफाई करना नीड्स। सेल्समैन बेसिकली हेल्प करता है कस्टमर्स को उसकी नीड को डिस्कवर करने में, उसकी वांट्स को डिस्कवर करने में, उसको पता है वो उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। एक्सपर्ट एडवाइस के कस्टमर्स को क्या मिल जाती है, एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है, गाइडेंस भी मिल जाती है। इंड्यूस कस्टमर्स के पर्सनल सेलिंग से जो कस्टमर्स है उसको इंड्यूस कर सकते हैं,
प्रोडक्ट को बाय करने में और उसकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर सोसाइटी के लिए भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कम हो जाती है ना, अनएम्प्लॉयड जितने भी यूथ हैं उनको काम मिल जाता है, वो अपना लिवलीहुड चला सकता है। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सनल सेलिंग में बेसिकली हमारे पास अट्रैक्टिव करियर भी मिल जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन और सिक्योरिटी भी होती है। फिर है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन, इसका मतलब क्या है कि सेल्स पीपल हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर उनका ट्रैवल और हमारे पास ये भी बढ़ जाता है। फिर है सर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखो एडवर्टीजमेंट हमारे पास इम्पर्सनल है, पर्सनल सेलिंग हमारे पास पर्सनल है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ये फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल मैसेज हमारे पास चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। फिर है रीच, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रीच है, यहाँ पर लिमिटेड रीच है। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो कॉस्ट यहाँ पर पर्सन कम है, यहाँ पर जो कॉस्ट पर पर्सन है वो हाई है। कवरेज की बात करें, यहाँ पर हम शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम लग जाता है। मास मीडिया की बात करें तो यहाँ पे आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर इन सब की मदद से कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी हमारे पास यूज़ नहीं है मास मीडिया का। फीडबैक की बात करें, यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है, यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है क्योंकि दोनों लोग आमने सामने हैं। फिर है सर यूज़फुल, ये किन लोगों के लिए यूज़फुल होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं स्टैंडर्डाइज और कस्टमर प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल होते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल और कस्टमाइज प्रोडक्ट में। फिर आ जाता है पब्लिक रिलेशन, इसका मतलब होता है कि अपनी कंपनी की इमेज बनाना, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इमेज बनाना, किस में, अपनी जो भी पब्लिक है उसकी आइज में। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक से अच्छे रिलेशंस बनाना। रिलेशंस बनाने के बाद जो कंपनीज होती है वो अपनी गुडविल सेट कर लेती है। क्या सेट कर लेती है? गुडविल सेट कर लेती है। इसमें खाली कस्टमर्स ही नहीं आ जाते, इसके अंदर शेयर होल्डर, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स, ये इन सब ये लोग भी आ जाते हैं। फिर इसके रोल है, सबसे पहला रोल लिखा है प्रेस रिलेशन है। जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो कॉन्टैक्ट में होता है, मीडिया के कॉन्टैक्ट में होता है, जिससे अपनी ट्रू फैक्ट्स हमारे पास बता सकता है, करेक्ट पिक्चर बता सकता है अपनी कंपनी की। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो काफी सारे एफर्ट्स लगाते हैं अपने प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को पब्लिकाइज करने में। फिर है काउंसलिंग, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में वो एडवाइस करते हैं मैनेजमेंट को जितने भी जनरल इशूज है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं पब्लिक को, इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब क्या है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है ट्राई करता है मेंटेन करने में एक हेल्दी रिलेशन किन लोगों के बीच में, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के बीच में। फिर उसके कुछ तरीके आ जाते हैं। सबसे पहला तरीका लिखा है न्यूज़। कई बार कंपनी क्या करती है, हमारे पास कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाती है ताकि वो हमारे पास पॉजिटिव कवरेज में आ सके न्यूज़ में। फिर रहता है स्पीचेस के, हमारे पास जो लीडर होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के वो स्पीच देकर भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। फिर इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या फिर मैचेस में, इवेंट्स में, इन सब चीज़ों में भी हमारे पास ये देखने के लिए मिल जाता है। फिर रिटर्न मटेरियल, रिटर्न मटेरियल की मदद से भी आ जाता है कि बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स की मदद से भी हम कर सकते हैं। फिर पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आ जाता है कि जितने भी हमारे पास बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं खुद को काफ़ी सारे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि हमारे पास वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम्स, रनिंग स्कूल्स, कॉलेज, इन सब में, है ना। तो यहीं पर जो बेसिकली हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये वन शॉट रिवीजन वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिटेल्ड में सारा रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट